का लाइक वर्ड जो पढ़ा ना, जहां रिसर्च होगा वहां सिस्टम तो कुछ वर्ड यूज हो ही रहा होगा। तो ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन टू डिस्कवर और वेरीफाई द क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल इंक्लूडिंग फार्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स। ये दो वर्ड हैं, ये तुमको मैं दोबारा से बताऊंगी, लेकिन घर जाके ये दोनों वर्ड्स, फार्माकोलॉजिकल वर्ड क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, काइनेटिक्स होता है, ये खुद स्टडी करना। फिर मैं तुमको दोबारा से समझाऊंगी इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इस पे क्वेश्चन घूम घूम के आता है और ये बहुत कंफ्यूज करता है। जब तक तुम खुद नहीं देखोगे, मैं आंसर बता भी दूंगी तो तुम्हें इससे ज्यादा समझ में नहीं आने वाला। एक बार तुम ढूंढ लो, गलत सही समझ लो, उसके बाद मैं दोबारा बताऊंगी इसके अंदर। तो ये तीन जो वर्ड हैं कि भाई सीधी सी बात की होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं वो क्लिनिकली कैसे काम कर रही हैं, क्लिनिक में एक्शन ऑफ ड्रग्स, कोई ड्रग कैसे काम कर रही है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, जैसे कि और ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या होते हैं कि उसके पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी, उसकी क्लिनिकल यूटिलिटी। ये तीनों चीजें, सेफ्टी, एफिकेसी और क्लिनिकल यूटिलिटी, सही तो है, काम तो कर रही है, और क्लिनिक में कितना कर रही है, कितना यूज हो रही है। तो ये तीनों चीजें हम देखते हैं जो होम्योपैथी में अपनी मोस्टली काम करते हैं, रिसर्च का लगभग यही करते हैं। लगभग हमारी मेडिसिन क्या कर रही हैं, सेफ तो है, काम तो करती है, क्लिनिक में कैसे करती है, मोटे तौर पे यही हम टारगेट लेके चल रहे होते हैं। ये एरिया तुम छोड़ दो, ये तुम्हारा मोटे तौर पे एक जनरल सी बात है कि ये कि तुम जब कोई रिसर्च कर रहे होते हो तो तुम क्या सोच के रिसर्च कर रहे होते हो, मतलब क्या क्या सवाल पूछते हो अपने आप से। एक तरीके से हाउ विल दिस हेल्प मी, मेरे लिए क्या है, लोगों के लिए क्या है, साइंस के लिए क्या है, इसमें पेशेंट्स के लिए क्या है, मैं रिसर्च कर क्यों रहा हूँ, या मेरे प्रोफेशन को क्या हेल्प होगा, मेरे नेशन को क्या हेल्प होगा, एनवायरमेंट को क्या हेल्प होगा। तो जो तुम रिसर्च कर रहे हो इस बारे में सोच कि भाई ये इससे होगा क्या, ये तो मोटे तौर पे। तो ये मोटी मोटी सी बात है इसको समझने के लिए। दूसरी चीज आगे कि भाई हम हेडिंग ये याद रखना, हेडिंग इस पे बात कर रहे हैं, रिसर्च इन होम्योपैथी। तो एक रिसर्च इन होम्योपैथी लगभग ये काम कर रही है, तो इससे रिलेटेड हम काम कर रहे हैं। दूसरा कि इसमें जो हमारे सिस्टम में नॉलेज कहाँ से आ रही है, हमारे सिस्टम में नॉलेज आ रही है जो ऑलरेडी है आयुष में या किसी में भी, इसको अपने सिस्टम में लिखे कि ट्रेडिशनल, जो पुराना हमारे पास लिटरेचर पड़ा है, कहीं से भी लिटरेचर से समझ लो, या हमारे अथॉरिटी जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे ट्रायल एंड एरर कर करके देख रहे हैं तो पता चल रहा है, या पर्सनल एक्सपीरियंस, तुमने 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए तुम कर रहे हो, तो तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है कि भाई इस केस में ये मेडिसिन काम करती है, इसमें ये काम नहीं करती। लास्ट में जाके कोई रिसर्च की बात करता है हमारे सिस्टम में। होना क्या चाहिए, एक्सपर्ट ओपिनियंस जो सबसे ज्यादा होते हैं, एक तरीके से केस रिपोर्ट्स, कोहार्ट स्टडीज, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, और सबसे ऊपर क्या होता है, सिस्टमेटिक रिव्यूज। सबसे ज्यादा क्या होता है कि भाई एक्सपर्ट ओपिनियंस हमारे पास बहुत मिलते हैं। उससे क्या हमें आगे क्या स्टेप चाहिए, केस रिपोर्ट्स, मतलब जो पेशेंट्स ठीक हुए हैं उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री हमारे पास हो, उसको पढ़ के हम ज्यादा समझते हैं। कोहार्ट स्टडीज मतलब उससे बेटर होती है कि भाई एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों का ग्रुप बना लेते हैं, फिर उस ग्रुप को ओवर द टाइम हम देखते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं केसेस को, ऐसे करके आगे जो हम पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, मोटा मोटा ये। इससे भी बेस्ट क्या होता है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या होता है, मोटे तौर पे समझ लो, हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई रैंडमाइज, पहले तो वर्ड रैंडमाइज मतलब हमारे पास 1000 लोग हैं, पता नहीं उनमें से किसको मिलेगी मेडिसिन, किसी को नहीं मिलेगी। एक तरीके से कंट्रोल्ड मतलब आधे लोगों को प्लेसिबो मिल सकता है, आधे लोगों को मेडिसिन मिल सकती है, ऐसे करके। लेकिन किसको क्या मिलेगा ये रैंडम होता है, ऐसे करके। तो उससे पता चलता है कि भाई हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, हमारी मेडिसिन का हम प्लेसिबो से कंपेयर कर रहे हैं, ये उससे बेटर माना जाता है। और उसके बाद में क्योंकि इसमें पर्टिकुलर लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों को, 1000 लोगों को एक पूरा फुली स्टडी किया जाता है इसके अंदर, तो वो हम देखते हैं। उससे भी बेटर क्या होता है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, कि भाई तुम अपनी मेडिसिन को क्या कहते हैं उसे, प्लेसिबो से कंपेयर कर बैठे, या दो चीजों से, दूसरी कंट्रोल चीज कोई भी हो सकती है, मतलब 2 मेडिसिन भी हो सकती हैं, ऐसे करके एक मेडिसिन इसके और इस मेडिसिन से, इवन कि 2 सिस्टम हो सकते हैं, हमारी मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन, ये भी हो सकता है, हमारी ही 2 मेडिसिन, ये भी हो सकता है। तो कंट्रोल में क्या होता है कि एक चीज और दूसरी चीज से कंपेयर कर रहे होते हैं लगभग हम। तो जो सबसे बढ़िया जो हम कहते हैं कि वो क्या चीज होती है, सिस्टमेटिक रिव्यूज, मेटा एनालिसिस, जो सबसे कम हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा एक्सपर्ट ओपिनियंस ही
है, उसके बाद मतलब इस तरीके से जाते जाते ऊपर तक हम सबसे कब यही हो रहा है। लेकिन सबसे बढ़िया यही होता है कि भाई सिस्टमेटिक रिव्यूज और मेटा एनालिसिस में, कल जो तुमको मैंने बुक दी थी उसमें मेटा एनालिसिस का नाम लिया हुआ है, ये सबसे बेटर चीज होती है, इसलिए मैंने तुमको पहले दे दिया था। सिस्टमेटिक रिव्यूज क्या होते हैं कि जैसे तुम कोई सवाल लेके चले, उस सवाल पे ऑलरेडी जितना मैटर अवेलेबल है, जितने भी केसेस या जितने भी पब्लिश हो चुकी हैं स्टडीज जहां से भी है, उस तुम सारा इकट्ठा कर लेते हो, उससे रिलेटेड जितना भी तुम्हारा वो सवाल है। तो कितना ज्यादा क्वांटिटी में हो सकता है तुम्हारा, तुमने लेके चला एलर्जिक रेनाइटिस और तुमने सर्च करने लगे एलर्जिक रेनाइटिस के बहुत सारे केसेस, तुमने सारे इंक्लूड कर लिए। हम प्रैक्टिकली अभी करते क्या है कि हम एलर्जिक रेनाइटिस लेते हैं, लेकिन हम उन्हीं को इंक्लूड करते हैं, हम सबको इंक्लूड नहीं करते। जितना एलर्जिक रेनाइटिस हो सकता है कि भी 1000 स्टडीज हो चुकी हो, लेकिन जब हम एमडी में कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, उसमें हम 1000 चीजें ऐड नहीं करते। 1000 में से वो चीजें ऐड करते हैं, वो रिलेवेंट चीजें ऐड करते हैं जो एग्जैक्टली हमारे ऑब्जेक्टिव्स या आगे की जो स्टडी डिजाइन के लिए रिक्वायर्ड है। तो हमारा फिल्टर और ज्यादा हो जाता है और स्टडीज उसमें इंक्लूडेड और कम हो जाती है। जो सिस्टमेटिक रिव्यूज होते हैं, रिव्यूज करने वाले एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जरूरी नहीं कि जैसे एलर्जिक रेनाइटिस हो या कुछ भी, कि होम्योपैथी काम करती है एलर्जिक रेनाइटिस में या नहीं, करती है या नहीं करती, हाँ और ना ही लेने के लिए उसने सारे इंक्लूड कर लिए। अब 1000 के 1000 उसने एलर्जिक रेनाइटिस के ऐड करे होंगे, जिसमें देखा होगा कि हाँ वाले क्या थे, ना वाले क्या थे। मोटा क्वेश्चन, मोटे तौर पे समझ लो, बस इसको ऐसे समझते हैं कि उससे रिलेटेड किया। लेकिन दूसरा वर्ड एक और है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस में क्या होता है, रिलेवेंस नहीं होती। मेटा एनालिसिस में क्या होता है कि बहुत सारा जितना अवेलेबल है, लगभग सारा, क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है मेटा एनालिसिस के अंदर। अगर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने करी थी, सर बताते हैं नरेंद्र सर, कि मैंने वो स्टडी मेरे को मिली नहीं है, मेटा एनालिसिस की है, मैंने सर्च करी थी, आई थिंक मेरे से मिस हो गई वो दोबारा। उन्होंने होम्योपैथी का जितना लिटरेचर था ना, वो सारा जहां पे भी पब्लिश हुआ था, कुछ भी होता अराउंड द वर्ल्ड, सारा मंगा लिया था। सारा मंगा के सारा का मतलब सबको इकट्ठा करके उसका एनालिसिस किया था। कोई क्वेश्चन लेके चले थे कि भाई होम्योपैथी इफेक्टिव है या नहीं है समथिंग, तो उसका जितने भी अवेलेबल, पता नहीं कितने ही होंगे वो, कितने ही होंगे उन सब का। तो मेटा एनालिसिस मतलब बहुत बड़े लेवल पे एनालिसिस होता है। एनालिसिस का मतलब, अब एक ऊपर वर्ड है रिव्यूज और नीचे वर्ड है सिस्टमेटिक रिव्यूज और है मेटा एनालिसिस। रिव्यूज में जब तुम सिर्फ जनरल उसके बारे में रिव्यू रखते हो, एनालिसिस में तुम एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हो सिस्टम में, मतलब वो लगा के, जैसे अपने कहेंगे स्टैटिस्टिक्स लगा के, स्टैटिस्टिक्स आगे जो हम बायोस्टैटिस्टिक्स बोलते हैं कि भाई फॉर्मूले लगा के एक तरीके से तुम मैथ्स यूज करके एनालिसिस करते हो कि भाई सच में ये चीज काम कर रही नहीं कर रही, इतनी सारी स्टडीज को इकट्ठा करके। वो वाला वो काम बेस्ट काम होता है वो किसी भी सिस्टम के लिए, तो वो होता है। तो हमारे आयुष में होता है ये, हो ये रहा चाहिए हमको, ये लगभग ये चीज होती है। एक वर्ड तुम और पढ़ोगे कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इसके बारे में कि होम्योपैथी में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन लिखो, कैसे काम कर, मतलब क्या चीज है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का सिंपल सा बात यही होता है कि भाई जब तुम उसको गूगल भी करोगे या यहां से पढ़ो इसको, तो हम जब किसी पेशेंट को ठीक कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि जितनी भी रिसर्चेज हो चुकी हैं, बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंस उस केस के लिए कि, और जो डॉक्टर कर रहा है उसका क्लिनिकल एक्सपर्टीज वो बहुत, मतलब उसको कितना आता है। तीसरा, पेशेंट की सिचुएशन कैसी है, मतलब वो कौन सी स्टेज पे है, फाइनेंशियल स्टेज भी हो सकती है या किसी भी तरीके, किस तरीके से उसकी सिचुएशन है और वो चाहता क्या है, मतलब उसको क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का। तो ये सब कुछ जब लेके चलते हैं और उसके बाद में उस पर काम करते हैं और उसका मतलब उस केस को सॉल्व किया जाता है, तब जाके उसे कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के एविडेंसेस इकट्ठे किए जाते हैं एक तरीके से कि पूरा इंडिविजुअल बहुत इतना ध्यान से, मतलब एक तरीके से इसका वर्ड यूज किया था, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज डिफाइंड एज कॉन्शियस एक्सप्लिसिट एंड judicious use of current best evidence in making decision about the case of individual patients। कॉन्शियस मतलब कितना ध्यान से, बिना गलती से, एक्सप्लिसिट मतलब बिना गलती किए, और जितना मतलब तुम उस पे अपनी कॉन्शियस यूज कर सकते हो वो सब कुछ लगाते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम इतने डायमेंशन से देखोगे कि भाई क्या रिसर्च अवेलेबल है, डॉक्टर क्या अवेलेबल है, पेशेंट क्या है, उसकी चाहिए क्या, इतना सब कुछ तुम ढूंढ के उसके अकॉर्डिंग जब तुम उसका ट्रीटमेंट करोगे तो उसे कहते हैं एक तरीके से ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है। और भी आगे पढ़ेंगे, मोटे मोटे तौर पे इसका ये होता है पढ़ने का।
अब ये मतलब ये वर्ड इसके साथ यूज हो सकता है होम्योपैथी वाले क्वेश्चन के साथ। तो ये हम, क्योंकि हम यही कर रहे हैं ना होम्योपैथी में, हम यही करते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है ना हमारी होम्योपैथी, क्योंकि हम यही देख रहे होते हैं कि हमारे पास क्या अवेलेबल है, हम पेशेंट, हमारी क्या एक्सपर्टीज है, पेशेंट को क्या चाहिए, पेशेंट की क्या सिचुएशन है, कस्टमाइज ट्रीटमेंट होता है एक तरीके से ये सारा। तो होम्योपैथी ऐसा ही है एक तरीके से। अब एक वर्ड और यूज इसमें इसी में यूज होता है कि जैसे जनरल क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इसमें मैंने जो मैटर इकट्ठा किया है वो एक जनरल क्वेश्चन के हिसाब से कि रिसर्च इन होम्योपैथी, जनरल मोटा सा क्वेश्चन आ जाए रिसर्च इन होम्योपैथी, इसमें कुछ नहीं मांगा उसने, तो तुम अपने हिसाब से लिख रहे हो, उसकी डेफिनेशन लिख रहे हो और ये लिख रहे हो कि रिसर्च के लिए क्या जरूरी होता है, मतलब ये एक सवाल पूछे या रिसर्च के लिए क्या नॉलेज चाहिए और क्या है, या फिर एविडेंस, हमारी होम्योपैथी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है क्या। उसके बाद क्या है, होम्योपैथी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है किन किन लोगों के अलावा, क्योंकि इसी क्रिटिसिज्म से बचने के लिए ही तो सबूत इकट्ठे करने हैं, सबूत इकट्ठे करने हैं तो उनको देने के लिए हमको रिसर्च करनी है। कौन लोग कर रहे हैं, दूसरी साइंसेज, अलाइड साइंसेज, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज, जर्नल्स, गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया, सब लोग इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको जवाब देने के लिए तो चाहिए हमें कि हम क्यों कर रहे हैं। एक एरिया है कि भाई हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको जवाब देना है। एक एरिया है, हमको खुद भी तो ग्रो करना है, दो एरिया एक तरीके से। एक एरिया है उनको जवाब देना है, प्रूव करना है, दूसरा हमें भी ग्रो करना है। अब इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंस किस टाइम में किस चीज की हो रही है, या दोनों को बराबर हो रही है, ये आगे का सवाल। अब रिसर्च एविडेंस जो हम अभी पढ़ के आए थे, तुमको बताया मैंने कि भाई रिसर्च एविडेंस मतलब जब हम कोई चीज की रिसर्च कर रहे हैं तो जो हमें, जैसे मैंने बोला कि भाई लेवल ए टाइप का मेटा एनालिसिस और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ये सबसे ऊंचे जो सबूत होते हैं एक तरीके से किसी रिसर्च में मिले, तो रिसर्च में इस तरीके से जो अगर कोई सबूत मिल रहे हैं, इन दोनों मेथड से कुछ मिल रहा है, मेटा एनालिसिस ऑफ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, तो वो सबसे एविडेंस ए ग्रेड का होता है। सेकंड, इसमें ये बस ग्रेडिंग है, मतलब ये समझ लो कि भाई किस टाइप की जो रिसर्च होती है उसको कितने लेवल की उसको एविडेंस ग्रेड दिया गया। एटलीस्ट वन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ये एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो जो मैं तुम्हें बताया था, तो भी वो बी टाइप का ही दे देते हैं, ग्रेड में दे देते हैं। ग्रेड ए का ए, एविडेंस ग्रेड ए का ए वाला, और एविडेंस ग्रेड ए का बी पार्ट ये वाला है। तो ये इस तरीके से है। सेकंड में क्या होता है, एटलीस्ट वन वेल डिजाइन कंट्रोल्ड स्टडी विदाउट रैंडमाइजेशन। अब ये जो वर्ड है रैंडमाइजेशन का, तुम्हें बताया था, रैंडम मतलब कोई भी, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, इधर उधर का मतलब किसको दवाई मिली है किसको दवाई नहीं मिली है, या दोनों में से दो अलग अलग दवाइयां हैं तो भाई किसको आर्सेनिक मिली किसको सीपिया मिली, ऐसे वाला किसको नहीं पता होता। रैंडम का मतलब कि भाई देने वाले को नहीं पता होता, किस किस लेवल पे नहीं पता होता, वो उस वर्ड को बोलते हैं ब्लाइंडिंग। जैसे कि मैं क्लिनिक में हूँ, मैं दवाई दे रही हूँ, तो जब हम दो ग्रुप्स बनाएंगे मतलब मेरे पास 100 पेशेंट्स है, उसमें सिर्फ 50 लोगों को देनी है, 50 को नहीं देनी है, तो किसको देनी है किसको नहीं देनी ये देने वाले को भी नहीं पता, तो डिसाइड कौन करेगा, उसका जो सीनियर है। तो अगर फर्स्ट लेवल ब्लाइंडिंग, डबल लेवल ब्लाइंडिंग, थर्ड लेवल ब्लाइंडिंग, मतलब फर्स्ट लेवल मतलब मुझे नहीं पता, मेरे सीनियर को पता, मैंने तो सिर्फ देने वाला हूँ, ऐसे करके। डबल लेवल की भी उसको भी नहीं पता, थर्ड लेवल ट्रिपल ब्लाइंडिंग की उसके सीनियर को भी नहीं पता, एक तरीके से टोटली किसी को नहीं पता। उसकी कोई कोड बना के कहीं छुपा के रख दी गई है, और जो लास्ट में खोल के देखी जाएगी एक तरीके से, जिसने बना के किसी और से ही तैयार कर ली गई, तो इसे कहते हैं ब्लाइंडिंग। तो एक वेल डिजाइंड स्टडी हो, कंट्रोल स्टडी हो, जिसमें विदाउट रैंडमाइजेशन, तो उसे सेकंड ग्रेड बोल रहे हैं। और ये हम जब स्टडी डिजाइन पढ़ेंगे, रिसर्चर्स के टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें और ध्यान से पढ़ाऊंगे। ये सिर्फ एक मोटा मोटा चार्ट याद रख लेना कि भाई इस टाइप की ये वाली लेवल की थी। हम दोबारा घूम के इसको देखेंगे, दोबारा सारा सिलेबस पढ़ने के बाद ये चीजें जब तुम दोबारा देखोगे तुम्हें और ध्यान से समझ में आएगी। पर ये भी अभी सुन लोगे तो इसका मतलब कि कुछ लेवल्स होते हैं, इसका मतलब कोई ग्रेडिंग होती है इन लोगों के। एटलीस्ट वन अदर टाइप ऑफ वेल डिजाइन क्वासा एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ये क्वासा वाली होती है, ये भी समझाऊंगी मोटे लेवल पे कि एक टाइप की स्टडी होती है जो इससे भी कम है। वेल डिजाइन नॉन एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्टिव स्टडीज, नॉन एक्सपेरिमेंट मतलब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा। एक्सपेरिमेंट का मतलब यही होता है कि भाई किसी को कुछ दिया गया है, इंटरवेंशन है, मतलब उसमें कोई प्लानिंग है। एक्सपेरिमेंट के अंदर तुमको ना पूरा सिस्टम तैयार किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव वाले में क्या, डिस्क्रिप्टिव वाले में कोई चीज मैटर है, तुम उसको पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद उसका एक तरीके से डिस्क्रिप्शन है ऐसे करके, तो उसमें कोई एक्सपेरिमेंट होना किया गया, वो एक तरीके से डॉक्यूमेंट रिलेटेड समथिंग होगी, जैसे कंपैरेटिव स्टडी, कोरिलेशन स्टडी, केस कंट्रोल स्टडीज, ऐसे करके उसमें मतलब और भी यूज होता है। डेप्थ में तुम पढ़ोगे तब तुम्हें और समझ में आएगा।
एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट्स और ओपिनियंस, ये सबसे नीचे लेवल की होती हैं, पर मानते तो हैं एविडेंस सीक्रेट इसके अंदर, ओपिनियंस क्लिनिकल या इसके अंदर। एक वर्ड यूज होता है कि भाई होम्योपैथी में इंटीग्रेटेड मेडिसिन वाली रिसर्चेस हैं, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इंटीग्रेटेड मतलब एक चीज को दूसरी की चीज के साथ यूज करो, जैसे एलोपैथी को होम्योपैथी के साथ यूज करो, एलोपैथी को आयुर्वेदिक के साथ यूज करो, ऐसे करके। तो जो इंटीग्रेशन है रिसर्च के अंदर, मेडिसिन के अंदर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, और होम्योपैथी में ये वर्ड घुमा के इस वाले क्वेश्चन में आ जाता है। तो इसमें लगभग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मतलब इसका एक आइडिया सा दे रही हूँ, क्वेश्चन पूरा बनेगा तो तुम लिख लेना, एक आइडिया से दे रही हूँ कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन का क्या मतलब है, ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटजीज क्या होंगी। ऑब्जेक्टिव क्या होगी कि इंक्लूडिंग होम्योपैथी इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन बाय डेवलपिंग एविडेंस बेस ऑफ एडजुवेंट होम्योपैथी एंड डेवलप ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज। मतलब होम्योपैथी मेडिसिन को तरीका स्ट्रेटजीज बना के किसी और चीज के साथ में, किसी मतलब मेथड के साथ में, किसी और मेडिसिन के साथ में तुम उसको देते हो और देखते हो कि भाई बेटर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी क्या बनती है। मतलब कैंसर पेशेंट है जैसे, तो अकेली होम्योपैथी देख के वो कैसे चलता है, अगर उसको एलोपैथी के साथ देते हैं तो कौन सी स्टेज में वो ज्यादा बेटर है। मतलब लास्ट स्टेज में एलोपैथी होम्योपैथी इकट्ठा बढ़िया काम करती है, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज या फर्स्ट स्टेज में होम्योपैथी देने लग जाते हैं, भाई एलोपैथी की जरूरत ही नहीं है। तो एक तरीके से तुम उन दोनों को कंपेयर करके एक तरीके से ऑब्जेक्टिव ये होता है कि भाई एक आगे स्ट्रेटजी देखो कि भाई कौन सी स्टेज में कैसे काम कर रही होगी, बेटर क्या चल रहा है आगे, उस पेशेंट के लिए क्या बेटर है, तो एक तरीका बनाओगे उसके लिए अगले मतलब फ्यूचर के लिए। ये उसका ऑब्जेक्टिव होता है, इंटीग्रेशन का यही मतलब होगा। स्ट्रेटजीज कैसे, प्रमोशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेज। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेज का मतलब होता है दो अलग अलग तरीके के सिस्टम्स। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेज में दोनों चीजों का प्रमोशन हो गया ना, एक तरीके से दोनों चीजों का। भाई ऐसे नहीं होता कि भाई एक को कम या दूसरे को ज्यादा मिल रहा होता है, कि कोई चीज किसमें बेटर है, अपनी अपनी तरीके की अपनी अपनी, जैसे कहते हैं कि हर किसी की अपनी लिमिटेशन है, और जिसका जहां जो लिमिटेशन है वहां रखे, उसको ना यूज करे, जहां जिसकी पॉजिटिविटी है वहां उसको यूज करे। तो तरीके ऐसे बनाए। स्ट्रेटजी में ये होता है कि भाई जो चीज जहां बेटर है उसको वहां प्रमोट करो, भाई यहाँ ये बहुत बढ़िया काम कर रही है इसको आगे करो, वहां वो बढ़िया काम नहीं करे उसको पीछे करो। तो प्रोटोकॉल्स, रिफाइनमेंट ऑफ स्टडी प्रोटोकॉल्स, रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग मॉडर्न एज वेल एज होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स, टेस्टिंग एंड क्रिएशन ऑफ रिपब्लिक मॉडल्स ऑफ इंटीग्रेटेड केयर। जो तुम इसकी इंग्लिश को इतना मतलब इतना समझ में नहीं आए, लेकिन मुद्दा यही होता है कि भाई जो तुम नया तरीका बनाओगे, प्रोटोकॉल्स बनाओगे, प्रोटोकॉल्स मतलब रूल रेगुलेशन एक तरीके से, कि तुम स्टेप बाय स्टेप की ये करना चाहिए। कैंसर पेशेंट आ गया है, इसके साथ क्या करना है, ये 10 स्टेप्स हैं, ऐसा ऐसा करना है, अगर वो ऐसा है तो उसको ऐसा ऐसा करना है, उसका अगर उसकी ये कंडीशन है तो उसके साथ ऐसा करना है। तो उसे कहते हैं प्रोटोकॉल, रिपोर्ट बनाना एक तरीके से आगे फ्यूचर वालों के लिए। तो उनके साथ अपने ये करेंगे। तो ये होता है उसके अंदर कि इंटीग्रेशन में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ये होता है, और लास्ट में चाहिए क्या, एक हमको प्रोटोकॉल बनाना है जिसमें जो बेटर है उसको आगे करना है, जो नहीं है उसको पीछे करना है उसके लिए। अब की रिसर्च सेटिंग्स कैसे होती है, मतलब रिसर्च कहाँ कहाँ होती है। जैसे आयुष कॉलेजेस के अंदर, ये मोटी मोटी सी बात है, मतलब इसमें कोई डेप्थ में नहीं है। अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर क्लिनिकल रिसर्च, जो कॉलेजेस में तुम करते हो क्लिनिकल रिसर्चेस करते हो, और क्या मिलेगा, बेटर लिंकेज ऑफ रिसर्च विद एजुकेशन, रिसर्च को एजुकेशन से बढ़िया जोड़ते हैं, ये भी बीच वाले भी बताऊंगी। एक है आयुष पेशेंट्स केयर इंस्टीट्यूशन, जहां पे अपने छोटी क्लिनिक्स हैं या कुछ भी वहां पे, तो वही क्लिनिकल रिसर्च के लिए वो एरिया बेटर है, और क्या करता है, रिसर्च को प्रैक्टिस के साथ जोड़ता है। आगे मॉडर्न मेडिसिन इंस्टीट्यूशन, मतलब एलोपैथी जो हॉस्पिटल्स है वहां क्या होगा, अब यही इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस बहुत बढ़िया है, मतलब वहां करने के लिए वो जगह बहुत बढ़िया है। और क्या इससे मिलेगा, क्या, बेटर कोऑपरेशन बिटवीन द सिस्टम बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस, ये मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि अगर कॉलेज है तो कॉलेज में क्या होता है, पेशेंट केयर सेटिंग्स, आईपीडी ओपीडी ऑफ रिस्पेक्टिव आयुष केयर, रिसर्च ग्रुप्स मिलेंगे हमें क्लिनिकल स्टडी करने के लिए, हमें ओपीडी आईपीडी मिल गया उस एरिया का, और रिसर्च ग्रुप मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस और फ्यूचर सिस्टम, मतलब सीनियर फैकल्टी और जूनियर फैकल्टी मिल जाती है जो कॉलेज में है, ऐसे करके। और जो क्लिनिक में उससे क्या, स्पेशलाइज पेशेंट केयर सेटिंग्स, अब भी कि भाई एक डॉक्टर है स्पेशलाइज केयर, उसको वहीं उन पेशेंट्स को ये केयर आराम से दे सकता है, ऐसे करके। रिसर्च ग्रुप मिक्स रिसर्चर और प्रैक्टिशनर्स, ये दोनों मिल जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे क्या मिलेगा एक तरीके से,
आगे क्या बताया हमने, जो इंटरडिसिप्लिनरी वाले होंगे, जैसे किसी और हॉस्पिटल में तो अपने करते हैं, तो क्या आता है, पेशेंट केयर सेटिंग्स फॉर एडजुवेंट केयर कॉन्कॉमिटेंट ट्रीटमेंट, कोई दिक्कत है उसके साथ उसके लिए वो कॉन्कॉमिटेंट ट्रीटमेंट उसका दे दो। प्रोविजन ऑफ कंपेरेटिव ट्रीटमेंट, जो हम कर ही रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च मिक्स आयुष और मॉडर्न मेडिसिन, दोनों लोग अवेलेबल होंगे, दोनों डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये एक सेटिंग है। दूसरी है जैसे कि लैब में, लेबोरेटरी वालों में, लैब के अंदर क्या होगी, अलाइड साइंसेस जो इंस्टीट्यूशन है, दूसरी साइंसेस की जो इंस्टीट्यूशन, उनके साथ में भी हम कर सकते हैं। जैसे लेबोरेटरी ऑफ ड्रग रिसर्च, फार्मेसी, फार्मेकोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, फार्माकोटिकल्स, मतलब दवाइयों वाला जो एरिया है, लैब वाला जो एरिया है, वहां जहां उग रहा है या उखाड़ के ला रहे हो, स्टोर कर रहे हो, बना रहे हो, बनाने के बाद जानवरों पे या किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सारी कहानी कहीं पे भी। कोर्स लेबोरेटरीज ऑफ कोर साइंसेज, जैसे यही फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इनकी जो लैब्स है वहां जाके देखो भाई अपनी साइंसेज के साथ उनके हम क्या डाल सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री लैब में जाके क्या हम अपनी मेडिसिन का, जैसे फिजिक्स वाले कहते हैं कि भाई इसमें नैनो पार्टिकल है, वहां उस लैब में जाके पता कर सकते हो क्या भाई इसमें कुछ बचा, अवोगाड्रो नंबर के आगे 12x के बाद कुछ है भी क्या हमारी मेडिसिन में। तो फिजिक्स वाली लैब बता सकती है, केमिस्ट्री वाली बता सकती है कि भाई हमारे केमिकल्स की क्रूड फॉर्म के बाद जो मदर टिंचर्स में और डाइल्यूशंस में क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब एक मोटा मोटा सा है। जूलॉजी वाले, बॉटनी वाले और कुछ और बता सकते हैं उसके अंदर कि भाई किस कौन सा पॉइजन है, कौन सा नहीं है, एनिमल वाली जो ड्रग्स है उनमें और प्लांट वाली ड्रग्स हैं उनके अंदर क्या चेंज आ रहा है, मतलब उसमें क्या सेम पोटेंट, जैसे कि हम कहते हैं 1x 2x 3x है या सेंडेसिमल है या कौन सी बेटर है, इवन क्या लम के अंदर, मतलब कुछ भी, आई डोंट नो, एक एग्जांपल है कि भाई जूलॉजी या बॉटनी वाले हमें किस तरीके से हेल्प कर पाएंगे। अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर प्री क्लिनिकल स्टडीज, इवन कि ये भी हो सकता है बॉटनी जूलॉजी वाले हमें जहां वो उग रहे हैं वहां वाले उसमें हेल्प कर देंगे कि भाई एनवायरमेंट के हिसाब से कौन सा कहाँ पे बेटर मिल सकता है, वो हेल्प कर सकते हैं आई थिंक। तो अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर प्री क्लिनिकल रिसर्चेस, बिल्कुल प्री क्लिनिकल रिसर्च के लिए सबसे बढ़िया है ना। सेटिंग्स फॉर बेसिक रिसर्च, बेसिक टाइप की रिसर्च, इन विट्रो और इन वीवो स्टडीज। इन विट्रो और वीवो चलो बता देती हूँ मैं, नहीं तो ये तुम खुद और ध्यान से देखना तब तुम्हें याद रहेगा। विट्रो मतलब होता है कि बॉडी से बाहर, मतलब लिविंग बॉडी में नहीं हो रहा, लैब के अंदर किसी स्लाइड पे हो रहा है या दो केमिकल्स को मिक्स कर रहे हैं, या बस लिविंग बॉडी में नहीं हो रहा। वीवो वाला लिविंग बॉडी में हो रहा है, किसी भी लिविंग बॉडी में हो रहा है, जो काम जो रिसर्च वो होती है ये लैब में सब कुछ ऐसे वाला। तो इसमें क्या चाहिए, रिसर्च ग्रुप कैसा टाइप का होना चाहिए, मिक्स ऑफ बेसिक साइंस एक्सपर्ट्स, ड्रग डेवलपर्स, फार्माकोटिकल एक्सपर्ट्स, आयुष एक्सपर्ट्स, सब चाहिए। वो ड्रग वाला, जो लैब वाला, जो इंस्ट्रूमेंट्स को जानता है, जो उस केमिकल्स को जानता है, सब हर एक चीज का जो एक्सपर्ट होगा वो होगा। उसके बाद जो ऑब्वियसली हमारी मेडिसिन अगर वो ट्राई हो रही है तो हमारी वाली मेडिसिन वाला भी बोलेगा, उसमें एक्सपर्ट मानना चाहिए। पता चले कि भाई आर्सेनिक, जैसे उन्होंने किया था कि लैब में आर्सेनिक कैंसर सेल्स को इंजेक्ट किया था, कैंसर सेल्स लिए थे, उसमें से आर्सेनिक 30 उन्होंने उसमें इंजेक्ट किया और देखा कि उसमें क्या चेंज आता है ऐसे करके। तो अब वो जो 30 है वो कैसे इंजेक्ट उसके अंदर हो रहा है, उसमें क्या क्वांटिटी है, उसके बाद कितने टाइम के लिए 30 उसको दी गई या 200 या क्या, मतलब ये कुछ हमारा एक्सपर्ट ही बताएगा ना। ऐसे तो उसने तो सिर्फ वहां तक की सेटिंग कर ली कि भाई एक कैंसर सेल तक पहुंचने के लिए जो चाहिए सारा सामान वो पहुंच गए, लेकिन उसके बाद हमारी आर्सेनिक 30 हमारी वाली है, तो हम उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। पता चले कि उसके अंदर वो कुछ चीजें और मिक्स करके उसको 30 रहने ही ना दें, ऐसे करके उसको डायलूट ही कर दें या कुछ उसको डिस्टर्ब ही कर दें उसके एक्शन को ऐसे करके। तो इसलिए तो एक पूरी सेटिंग होगी। तो फोकस ऑन ड्रग रिसर्चेस, ये वाली क्या करती है लगभग, फोकस ऑन ड्रग रिसर्चेस इंक्लूडिंग न्यू ड्रग्स, स्टैंडर्डाइजेशन एंड वैलिडेशन ऑफ एक्शन। ये डेप्थ वाली बात है लेकिन आगे पढ़ेंगे अपने इसको कि अब उस लैब से क्या मिलेगा, नई ड्रग्स पता चलती हैं तो सबसे पहले तो लैब से याद नई ड्रग्स। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज मतलब इस हद तक की है तो ये काम कर रही है, इससे नीचे है तो नहीं है, काम करने लायक नहीं है, उसका एक स्टैंडर्ड बनाते हैं वो, किसी भी तरीके का स्टैंडर्ड होता है। वैलिडेशन ऑफ एक्शन कि सच में काम करती है भैया एक तरीके से, जैसे कि ये वाली कि कैंसर सेल में उसको डाल के देखा, उसमें चेंजेस दिख रहे हैं, भाई सच में काम कर रही है। बॉडी में बंदे को दे देते हैं, बंदा कहता है मैं ठीक हूँ, अब जो उसकी रिपोर्ट्स है वो करिए मैं ठीक हूँ, और 6 महीने बाद करिए कि वो नहीं है, पता नहीं हमने मेडिसिन में काम किया या नहीं किया। ह्यूमन बॉडी के ऊपर तुम्हारे पास शायद इतनी डेप्थ पे चेक करने के लिए तुम्हारे पास
रिपोर्ट्स नहीं है, या जो तुमने पेशेंट को ठीक किया है पेशेंट तुम्हारी ही मेडिसिन से ठीक हुआ है, इसका क्या सबूत है? ये तो ठीक होने के लिए वो कितना कुछ खा भी रहा होगा, योगा भी कर रहा है, मेडिटेशन भी कर रहा है जी, वो अपना डाइट भी संभाल रहा है जी, वो चीजें भी तो उसको ठीक कर सकती है। तुम्हारी ही मेडिसिन ने ठीक किया है, ये क्या सबूत है? लेकिन जब तुम लैब में करके दिखा रहे हो कि भाई ये लो सेल और इसके अंदर ये डालो जी और इसमें ये चेंज आ रहा है जी, यही मेरे पेशेंट के साथ हुआ होगा ऐसे करके, तो वो कितना स्पेसिफिक हो गया ऐसे करके। तो इस तरीके से उसके अपने फायदे, इसके अपने फायदे ऐसे करके। तो ये लगभग इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम ये पॉइंट उसमें ऐड करके क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा बना सकते हैं एक तरीके से, या उनमें से कुछ भी वो बना के देते हैं। रिसर्च इन होम्योपैथी। अब नीड ऑफ, ये कल मैंने बताया था, नीड ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी क्यों? वैलिडेशन, दूसरा इनोवेशन। वैलिडेशन मतलब उनको बताओ भी हम काम करते हैं। इनोवेशन हमारे लिए, हम बेटर से बेटर क्या कर लें, हमारे को क्या फायदा होना चाहिए। टेक्निकल एडवांसमेंट्स हमारे वाले के अंदर कि भाई कितनी इफेक्टिवनेस ह्यूमन बॉडी पे, और जल्दी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर इंडिविजुअल हमको कोई गलती ना हो, रिड्यूस इंडिविजुअल बायसेस इन प्रैक्टिस, वो भी टेक्निकली चीज हमें हेल्प करती है। सस्टेनेबल ग्रोथ है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगा, एनवायरमेंट इंटीग्रेशन वो बढ़िया उससे। तो ये मोटे मोटे पॉइंट थे, हमने कल बताए थे नीड ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी। डिफिकल्टीज जो हम आज पढ़ते हैं ये करके, डिफिकल्टीज क्या है, जैसे कि ये एक मैटर है, इसका स्क्रीनशॉट तुम ले लो, लगभग ये सीधा पढ़ ही देती हूँ तो मैं सीधा सीधा, जैसे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ था किसी ने, मैं सीधा सीधा ही लिख लिया। इट इज ऑफन प्रॉब्लमेटिक व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हुम टू फॉलो। कन्वेंशनल मेडिसिन क्या कहती है? अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च इज इंप्रूवमेंट ऑफ पेशेंट केयर। कन्वेंशनल मेडिसिन तो ये कहती है व्हाट अबाउट अस, ओनली द सेम और टू कन्विंस द स्केप्टिकल वर्ल्ड, कि हम अपने ही हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, हमारा पेशेंट और बढ़िया ठीक हो इसलिए, या दूसरे को समझा दें, स्केप्टिकल वर्ड जो हम पे क्वेश्चन खड़े कर रहे हैं उनको बताएं एक तरीके से। होम्योपैथी गोल ऑफन इज टू प्रूव दैट वॉट एवर इट इज इफेक्टिव और नॉट, और इन सिंपल वर्ड्स होम्योपैथी वर्क्स और नॉट। ये हमारे लिए बेसिक चैलेंज यही है सबसे बड़ा, कि भाई ये काम भी कर रही है कि नहीं। प्रायर बिलीव्स आर स्ट्रॉन्ग, एनी रिजल्ट शैल बी क्रिटिसाइज रिगार्डलेस ऑफ इट्स रिजल्ट्स। होम्योपैथी इज लाइक फेथ, कि पहले कितने भी बढ़िया रिजल्ट्स आ रखे हो, सब कुछ आ रखा हो, लेकिन जब तक उसको रिसर्च फॉर्म में तुम शो नहीं करते हो तो उसका क्रिटिसिज्म भी होता है। एनी डेविएशन इज हार्ड टू एक्सेप्ट, कि भाई फेथ की तरह हो चुकी है, लोग आधी दुनिया फेथ पे ही चल रही है, रिसर्च इस पे है नहीं इसके साथ, होम्योपैथी के साथ। प्रायोरिटीज आर टू बी सेट एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड एरिया इज वास्ट। जैसे मैं बात करी थी कि भाई हम दूसरों को प्रूव करें या अपने आप को इंप्रूव करें, इन दोनों एरियाज में हम काम ज्यादा कहाँ करें, क्योंकि करने वाले तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, तो हम किस एरिया को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रायोरिटी करो कि भाई किसको प्रायोरिटी देनी है तुमको। फॉर बेसिक रिसर्च टू क्लिनिकल रिसर्च, ये रास्ता है सबसे बेसिक रिसर्च वाला, जो तुमको बताया कि लैब वाला या कुछ भी, इसको सबसे बेसिक रिसर्च से लेकर क्लिनिक तक पहुंचने तक बहुत टाइप की रिसर्च है, बहुत टाइप के हमारे पास दरवाजे हैं, बहुत लंबा रास्ता है। व्हाट stakeholders or policy makers demand, whether we are able to improve the health of a patient with our medicines, answer is only research। यही करते हैं ना पॉलिसी बनाने वाले। अब कोविड में सब आयुर्वेदिक को पैसा मिल गया, होम्योपैथी को इतना नहीं मिला। होम्योपैथी ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कोर्ट केस लड़ना पड़ा, और कितनी टाइम बाद जाके एक होम्योपैथ को अलाउ किया गया कि तुम कोविड देख सकते हो, वरना तुम नहीं देख सकते थे। तो उसके लिए हमारे पास सबूत नहीं थे, रिसर्च होता उनको दिखाते तो वो हमें पहले ही मना करते, किसी और साइंस को नहीं जाना पड़ा, योगा वाले को नहीं जाना पड़ा, आयुर्वेदिक वालों को तो जाना ही नहीं पड़ा एक तरीके से। आयुर्वेदिक के तो काढ़े गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी, हमें नहीं कर रही थी, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास ये ढंग के होते रिसर्च पेपर तो मान लेते, यही बना था। अब ये एक वर्ड है कि अगर हम रिसर्च नहीं करते तो क्या होगा, द फेट ऑफ होम्योपैथी इफ नो रिसर्च इन फ्यूचर। कैसे? सारा दुनिया ही एविडेंस में चल रही है, दिस इज द एरा ऑफ एविडेंस, एविडेंस टू बी जनरेटेड ओनली थ्रू रिसर्च, जनरेट एविडेंस एंड पब्लिश इट और इट विल पेरिश, गायब हो जाएगी। अगर तुमने दुनिया को दिखाया नहीं तो धीरे धीरे बहुत से कंट्रीज में होम्योपैथी बैन हो रही है, कि भाई उनके पास सबूत नहीं है तो तुम झूठ हो, फेक हो, मतलब तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ठीक होने वाले भी कह रहे हैं कि हम ठीक है, लेकिन वो लोग प्लेसिबो इफेक्ट पे ठीक हो रहे हैं, दवाई से इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो तुम प्लेसिबो वैसे ही बांट लो तो गायब हो जाओगे। पब्लिश नहीं किया तुम खत्म हो जाओगे। नो पब्लिकेशन, नो एविडेंस जनरेशन, हेंस देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो हमारे साथ हो चुका है। नो गवर्नमेंट सपोर्ट, नो ग्रांट, पैसा नहीं आएगा। नो ग्रांट,
leads to apathy among the stakeholders and ultimately homeopathy suffer. So we have to cope with research, and that too since its inception, meaning right from starting from as a career. स्टार्टिंग से ही इसको हैंडल करना पड़ेगा, इसको बीच में नहीं छेड़ सकते अभी। इसीलिए शायद जो रिसर्च वर्ड को, रिसर्च पढ़ाई को, स्टडी को BHMS लेवल में ऐड कर दिया गया है, वरना MD पे ही इंट्रोड्यूस जो करवाया गया था। अल्टीमेट एम क्या है? इज टू प्रोवाइड द बेस्ट क्लिनिकल केयर विद द हेल्प ऑफ रिसर्च। तो ये कुछ पॉइंट्स है कि अगर रिसर्च नहीं हो रही होगी तो क्या होगा। इसमें यहाँ होम्योपैथी वर्ड यूज हो भी रहा हो या ना भी यूज हो, जनरली पूछ ले कि अगर दुनिया में रिसर्च ना हो तो क्या होगा, ऐसे भी आ सकता है। यही पॉइंट्स हैं एक तरीके से। आ गए एक और जगह से मैंने निकाला था कि डिफिकल्टीज क्या थी, तो ये उसने भी ये क्वेश्चन ऐसे लिखा, इसको थोड़ा दूसरी तरीके से लिखा है, प्रेजेंट किया था, कहीं वेबिनार से मैंने निकाला था। उन्होंने क्या लिखा कि जनरल ये for any stream to progress in the country it is important for to be validated and accepted by the scientific world. Unless a concept behind a system is scientific, it is always taken with a pinch of salt. स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा खुद पढ़ लेना, सेम ही वर्ड उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने रिसर्च का वर्ड का लिख दिया, डेफिनेशन लिख दिया। हैनेमन क्या था, हैनेमन के बारे में उन्होंने लिख दिया कि भाई उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, रिसर्च करी, मतलब उसके बाद उन्होंने ऑर्गन बनाई या मटीरियल मेडिका बनाया, ड्रग प्रूविंग करी, जो आज के टाइम में उनको होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक ट्रायल वर्ड वो यूज करते हैं। और वो इतने मतलब कीन थे, इतना वर्ड मतलब इतना नए आइडियाज लेके आए, उस पर काम किया, अपने आप पे रिस्क किया, लेकिन वो इतना क्रिटिसिज्म झेला, सब कुछ करना पड़ता है रिसर्च करने के लिए। तो उन्होंने जनरल इतना सा वर्ड किया। रिसर्च ओरिएंटेशन थी एक तरीके से। ओरिएंटेशन मतलब तुम कंट्रीब्यूट करने को तैयार हो, तुम काम करने को तैयार हो, पढ़ने सीखने के लिए तैयार हो, काम करके दिखाने को तैयार हो, ओरिएंटेशन थी। अब हमारे पास क्या एरियाज हैं जिसमें हम होम्योपैथी में एक्सप्लोर कर रहे हैं? ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन हम कर रहे हैं, और व्हाट दिस ड्रग कंटेन और इज मेड अप ऑफ, इस पे कर रहे हैं। पैथोजेनेटिक ट्रायल्स हम कर रहे हैं इतने टाइम से, जो हम कर रहे हैं ड्रग प्रूविंग वो वाली। क्लिनिकल रिसर्चेस हम कर रहे हैं, फास्ट ग्रोइंग है, एविडेंस बेस्ड है, ये हम कर रहे हैं। क्लिनिकल वेरिफिकेशन हम करके दे रहे हैं। क्लिनिकल वेरिफिकेशन मतलब जो ड्रग आती है उसको हम क्लिनिक में देते हैं, क्लिनिक में देने के बाद एक सेटिंग में देने के बाद हम उसको वेरीफाई करते हैं, हाँ भाई ये सही है। तो CCRH क्लिनिकल वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारी, अभी 5-6 तो मेरे पास ही होंगी। एक बुक है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस इन होम्योपैथी, ये ऐसे करके एक बुक है, ऐसे करके बहुत सारी बुक्स छाप रहा है, ऐसे करके क्लिनिकली वेरीफाई कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, जैसे एक ड्रग ले ली उसने, आई थिंक ये बुक है, एक ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ऐसे करके बहुत सारी उन्होंने 10-15 डिजीजेज ली, उसको मेडिसिन दे के देखी और ये देखा कि भाई इसके लिए बेटर क्या काम करती है, या ऐसे करके 20 तो यही ऐसे करके बहुत सारी बुक वाले को 20 मतलब कम से कम 30-40 डिजीज के ऊपर उन्होंने स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट बना के दे दिया कि ये वाली मेडिसिन काम करती हैं, जो एक्चुअली थेरेपेटिक वे पे ठीक है, इंडिविजुअली ढूंढना हो तो बड़ा मुश्किल होता है, पर एक तरीका वो अपना रहे हैं, क्लिनिकली वेरीफाई करके दे रहे हैं। फंडामेंटल और फिलोसफिकल रिसर्चेस भी होती हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बस इसका कि भले ये पर्वत दिखने का मैटर आता है। अब मेन जो मुद्दा यही आता है कि भाई डिफिकल्टीज या चैलेंजेस क्या है। एंटायर एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है भाई, शुरू से रिसर्चेस का वर्ड तो नाम सुनाया नहीं, और अचानक आके तुम कहते हो कि भाई MD लेवल में, PG लेवल में रिसर्च करो जी। रिसर्च कभी यार क्या होता है ये भी ना पता हमें तो इसलिए कि एजुकेशन सिस्टम में ही दिक्कत है, तभी तो जाके डिफिकल्टीज आती हैं। गुड गाइडेंस समझाए कौन, बताए कौन, रास्ता कौन दिखाए। हाई क्वालिटी क्लिनिकल ट्रायल्स और वेरिफिकेशन करना। हाई क्वालिटी का मतलब करके तो तुम वैसे भी दे दो, हम क्लिनिक में बैठ के क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने ये तुमको पहले एग्जांपल दिया कि एक पेशेंट को हम देते हैं और वो पेशेंट इंप्रूव हो जाता है, तो सिर्फ हमारी मेडिसिन ने ही उसको इंप्रूव किया ये हम सिद्ध नहीं कर सकते, ये हम प्रूव नहीं कर सकते। वो तब हम करते हैं जब वो पेशेंट हमारे पास शुरू से लेकर अंत तक हमारी बिल्डिंग में हमारे साथ रहे, फिर उसके हर एक खाने पीने, सोने उठने, हर चीज में हमारी नजर हो, और उसके बाद हम सिर्फ उसकी बॉडी में हमारी मेडिसिन जाए और वो कुछ ना कर रहा हो, तब जाके ये बात होती है कि भाई क्लिनिकल ट्रायल का ये कि भाई क्लिनिकल ट्रायल मतलब क्लिनिक में हॉस्पिटल सेटिंग में रख के उस बंदे के साथ 100 बंदे रखे गए, 100 पेशेंट्स रखे गए, 50 को दी गई, 50 को नहीं दी गई, और सबके हालात सेम थे। कुछ ने अपने घर जाके पंगे नहीं लिए, कुछ भी काढ़े नहीं पिए इस तरीके से। वो जो इतनी उसको कहते हैं हाई क्वालिटी और वेरिफिकेशन की, भाई ऐसा अगर तुम करके दोगे तो वो बात सच में मान लेते हो, वरना तो घर जाके जो तुम पेशेंट गड़बड़ कर रहा है तुम्हें क्या पता उसने बताया नहीं वो पेन किलर ले रहा,
क्या पता वो पैरासिटामोल ले रहा हो या कुछ भी ले रहा हो, उसमें ले रहा हो, तुम करे वो पेशेंट आके तुम्हें कहे मैं ठीक हूँ, सिर्फ पेशेंट की कहने पर, वर्ड ऑफ माउथ पे तुम उसको मान रहे हो, तो क्वालिटी गिरती है। ठीक होना जरूरी नहीं, मतलब ठीक तो हो ही रहे एग्जैक्टली, लेकिन प्रूव करना अलग बात होती है, क्योंकि सिस्टम के तरीके से प्रूव किया जाता है। प्रूव करना बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे कि केस लड़ने जैसा है, कोर्ट में जाके सबको पता है सच क्या है, लेकिन प्रूव तो करके दिखाओ। प्रूव करने का एक मेथड है, तुम उस मेथड में अगर फेल हो गए तो सच भी झूठ है। आगे क्या है, रैशनल और मल्टी सेंट्रिक लार्ज सैंपल साइज ट्रायल। रैशनल और मल्टी सेंट्रिक तुम्हें बोलूं कि भाई सिर्फ 10 लोगों को ठीक कर दिया, 50 लोगों को ठीक कर दिया, 100 लोगों को ठीक कर दिया तो वो बात नहीं होती। बहुत बड़े लेवल पर लोगों पे काम करके, अलग अलग सेंटर्स पे मल्टी सेंट्रिक काम करके रैशनल तरीके से, तो वो जो रिजल्ट मिलेंगे उसका मान्य होता है। पब्लिक आगे क्या प्रॉब्लम आती है, यही आती है ना कि भाई सिस्टम है नहीं, गाइडेंस किया नहीं, इतनी हाई क्वालिटी मेंटेन कैसे करें, इतने बड़े लेवल पे काम कैसे करें। कर लिया तो पब्लिशर के पास, तो जब तुम जाते हो तो पब्लिशर एक टाइप के ही रिजल्ट, आजकल कोविड से रिलेटेड सारी जितनी भी रिसर्चेस हो रही है उन्हीं का पॉपुलेशन हो रहा है, दूसरी टाइप की रिसर्चेस को कोई पूछ ही नहीं रहा है, भले वो कितनी बढ़िया हो। तो एक बायसेस आ गया, एक टाइम की वजह से, किसी भी डिमांड की वजह से, किसी भी ट्रेंड की वजह से, या कुछ भी, या पब्लिशर जिसके पास तुम गए हो वो उसको इस टॉपिक पे इंटरेस्ट ही ना हो, ऐसे करके, तो वो भी एक बायस हो जाता है। सिलेक्शन मोर साइंटिफिक ट्रायल्स, आरसीटीज, मतलब आरसीटीज यही रैंडमाइज कंट्रोल जो ट्रायल्स होती हैं ये कम होती हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी मेंटेन करनी बहुत मुश्किल है। ये टाइप की कम होती हैं, दूसरी वाली टाइप की होती हैं, उनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं। लिंकिंग मॉडर्न रिसर्च एंड होम्योपैथिक रिसर्च, वही दोनों चीजों को लिंक करो, कितनी बड़ी डिफिकल्टी है कि भाई उनके अलग तरीके हैं, हमारे अलग तरीके हैं। मतलब हम कहाँ हम एक ड्रॉप देने के बाद हम 3 महीने उसको कोई डोज ही नहीं दे, मतलब पीएल पे रखे हुए हैं। वो लोग कहते हैं पीएल ही ठीक कर देती है, हमारे तो 2 ग्रुप अलग हैं, हमें एक पीएल का ग्रुप होता है, एक मेडिसिन का ग्रुप होता है। तुम अपनी ही मेडिसिन के अंदर एक मेडिसिन देने के बाद भी पीएल दे रहे हो और एक दूसरी चीज को भी पीएल दे रहे हो, ये क्या खिचड़ी है इस तरीके से। तो कितने अलग है, पर हमारा साइंस ही है। और रोज देना हर एक केस में, अभी नहीं कि सबके साथ ही ऐसा करना है, किसी केस में हमें रोज भी देनी पड़ सकती है और अल्टरनेट करनी पड़ सकती है, कितनी खिचड़ी करनी पड़ सकती है, लेकिन वो हमारी रूल में है, लेकिन उनके रूल्स अलग है। एक तो एक इंडिविजुअल केस के साथ हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो कोई भी चीज हम 100 लोगों पे लगा नहीं सकते, 100 लोगों का अलग कहानी। वो कहते हैं कि भाई नहीं, 100 के 100 सिर्फ ह्यूमन बॉडीज हैं, एक ही तरह से रिएक्ट करनी चाहिए, एक ही तरह से करना चाहिए, वो उसमें से फिलॉसफी निकाल देते हैं। हमारी कहानी फिलॉसफी से शुरू होती है। तो दोनों चीजों को कैसे इंटीग्रेट किया जाए। प्रमोट्स, अगला क्या है, प्रमोट्स होम्योपैथिक रिसर्च इन कॉन्जुगेशन विद होम्योपैथिक प्रैक्टिस। ये तो है कि भाई रिसर्च को और होम्योपैथिक प्रैक्टिस को, जिस तरीके से रिसर्चेस हो रही हैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस के अंदर, जैसे कि मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, मुझे रिसर्च करने में क्या क्या डिफिकल्टीज हैं, उसको मैं कैसे, मतलब मेरी रिसर्च काम भी इफेक्ट ना हो और मेरी क्लिनिक भी इफेक्ट ना हो, दोनों उल्टा मिलके एक बढ़िया आउटपुट दे, कैसे चले सारा काम और प्रमोट हो, प्रैक्टिशनर्स को ज्यादा बोला जाए कि तुम ये रिसर्च करो, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उनको एक बहुत एरिया, उनके पास क्लिनिक है, सबसे बढ़िया रिक्वायरमेंट जो पहले नंबर पे थी। उसके बाद उसको क्या करना है, सिखाना ही तो है। वो सीखने के लिए 4 पॉइंट्स चाहिए भाई, 4 या 5, कि तुमको पता हो मेथोडोलॉजी क्या है, पब्लिश कैसे करते हैं, या बीच की जो कहानियां कि कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी परमिशंस लेनी होती हैं, ये सब कुछ। तो वो उनके साथ, तो प्रैक्टिशनर्स को प्रमोट करना एक तरीके से। रिकोर्सेज और फंडिंग रिलेटेड चैलेंज, ऑब्वियसली कोई चीज तुम करोगे बिना पैसे की कहाँ से आएगी, बिना पढ़ाई लिखाई की कहाँ से आएगी। नीड ऑफ द आवर क्या है, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड टीम, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, रिसर्च फंडिंग और रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड साइंटिफिक मेथड्स। जो पढ़ा ऑलरेडी मैटर पढ़ा है, जो साइंटिफिक मेथड जो ऑलरेडी पढ़े हैं उनको पढ़ना। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये सीधा सीधा पढ़ने वाला ही मैटर है, मोटा मोटा ये। उसके बाद में साइंटिफिक एंड टेक्निकल अवेयरनेस। अब मुझे आता ही नहीं है, जब टेक्निकल बातें ही समझ नहीं आ रही, ऑनलाइन ऑफलाइन जो अवेलेबल है उनको, पब्लिकेशंस कैसे करी जाती हैं उसको, हर चीज एक पॉइंट है जो रोक देती है, कि डिफिकल्टी देती है रिसर्च करने में। रीडिंग हैबिट्स या इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोजर, पढ़ना की आदत नहीं रही, जो तुम ये कैसे यूज करते हैं। अब मैंने इसके लिए एक्सेल सीखा है, एक्सेल कैसे करते हैं, या ये मैं जो प्रेजेंट कर रही हूँ, कितनी बेसिक चीज है, वो चीजें हैं, कितनी मतलब बेसिक चीजों में कहीं भी प्रॉब्लम आती है, सब उसमें डिफिकल्टीज में आता है इसके अंदर। कंक्लूजन, वी मस्ट बी एबल टू फाइंड द हिडन ट्रेजर्स ऑफ होम्योपैथी एंड प्रेजेंट देम टू साइंटिफिक पैटर्निटी इन ए कंप्रेहेंसिबल मैनर। समझ तो आए उनको। रिसर्च स्टडीज मस्ट बी टेकन ऑन ए लार्ज सैंपल साइज at multicentric levels to better understand homeopathy.
बहुत बड़े मतलब मल्टी सेंट्रिक, मतलब 50 सेंटर बनाओ, उसमें हर एक सेंटर पे 1000 लोगों को इकट्ठा करो, मोटे मतलब एक मोटी भाषा में बता रही हूँ, जरूरी नहीं 1000 ही कुछ हो, मतलब बहुत बड़े लेवल पर बहुत ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके एक ढंग से करी हुई स्टडीज का अगर किया जाएगा तो जाके होम्योपैथी में और कोई फायदा होगा। वो छोटी छोटी करी जाएगी। और यंग होम्योपैथ्स को इंस्पायर करो, वो काम करें। देयर इज ए नीड ऑफ रिसर्च एंड रीवैलिडेशन। रिसर्च करना है हमारे लिए, रीवैलिडेट करना है उनके लिए, ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्क विद न्यूअर आउटलुक एंड थॉट्स। नई बात हो सकती है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ, इसमें कोई स्क्रीनशॉट किसी का रह गया हो तो ले लेना। मतलब मोटे तौर पे यही डिफिकल्टीज हैं। एक जनरल बात की डिफिकल्टीज ये हैं, एक होम्योपैथ्स के लिए डिफिकल्टीज ये आती हैं। तो ये क्वेश्चन इसका जनरल सा बनता है, इसमें पूरा मैटर तुमको दे दिया, एंड में तुम ये लिख सकते हो, ठीक है। तो आज 36 हो गए, 2 मिनट ज़्यादा ही हो गए, ठीक है। तो आगे के लिए अपने करेंगे, अब अपने जो नेक्स्ट करेंगे ना वो जनरल थ्योरी ख़त्म करते हैं। जनरल थ्योरी की बात अब अपने करेंगे इसके बाद में, क्योंकि वो है क्या कहते हैं उसका, आगे सिलेबस में था वर्ड, सिलेबस में आगे है आई थिंक, हाँ, टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडीज, ये भी करेंगे अब। नेक्स्ट अपने ये करेंगे इसके अंदर, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडीज। और बीच बीच में कहीं अगर कुछ मिल रहा होगा तो बीच बीच में इसमें कुछ और भी दे रखे हैं जो मैंने अपनी बुक में, इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, या छोटे मोटे से गुड्स रिसर्च क्या होती है, 10-15 बीच बीच में जो पॉइंट्स होंगे कभी कभी निकाल के तुमको दे दिया करूँगी, नहीं सारी थ्योरी हो जाएगी, बोल करने वाली हो जाएगी। आपका इसके आगे से अपने जो मेन इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अगला अपना टॉपिक है रिसर्च स्टडीज। बहुत कितने टाइप की होती हैं जो पढ़ी है, इसके लिए तुम अपनी पुरानी, ये इतने टाइप की हैं मतलब कि भाई इसका अंत सा नहीं समझ आता मुझे, तो भाई कहाँ से शुरू किया जाए एक टाइप से। तो ये है आज का कहानी जो तुमको मैं दिखा रही थी, वो थी ये वाली एक बुक है, आई थिंक तुमको दिख रही हो तो, स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट गाइडलाइंस इन होम्योपैथी, ये है CCRH ने निकाली हुई है, ये वाली ऐसे करके ये बुक्स निकाल रहे हैं। और ये दे रखी है होम्योपैथी केस टेकिंग टू प्रिस्क्राइबर हैंडबुक, केस टेकिंग कैसे कर रहे हैं। एक है इसमें ये क्लिनिकल वेरिफिकेशन, ये स्टडी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन थ्रू क्लिनिकल वेरिफिकेशन, ऐसे करके। मिरर इमेज उल्टी है क्या, आई डोंट नो। इसके अंदर तो ये वेरीफाई करके दे रहे हैं। ये मतलब जो जितने हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी है। जैसे कि इन्होंने एक ये मेडिसिन दी एलियम सीपा, इसमें इन्होंने क्या किया है, जैसे कि एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें इसके बारे में इंट्रोडक्शन, कॉमन नेम वगैरह वगैरह, पार्ट्स यूज्ड, बॉटेनिकल नेम, फैमिली, डिस्क्रिप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, ट्रेडिशनल यूजेस कैसे होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट्स इसमें क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका कैसे होता है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, एंटी कैंसर एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, ये सब इसी में आता है। टॉक्सियोलॉजी क्या है इसकी, प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी, पोटेंसी यूज या नंबर ऑफ पेशेंट स्टडीज, टोटल 226 पेशेंट्स इसमें यूज किए गए थे। क्लिनिकली वेरीफाइड सिम्टम्स क्या है, अब इसके सिम्टम्स दे रखे हैं, वही लोकेशन, आई, ऐसे करके सब दे रखा है, फेस, स्टमक, एब्डोमेन, और उसके आगे सिम्टम्स, पेन, मतलब जैसे कि लोकेशन सेंसेशन के हिसाब से बना रखा है। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या है, एक तो है क्लिनिकली वेरीफाइड सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स, देन क्लिनिकली कंडीशन वेरीफाइड, कौन कौन सी किस किस कंडीशन में दिया जाता है, एक्ने, एक्यूट रेनाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, टॉन्सिलाइटिस, वर्टिगो, ऐसे करके दे रखा है। स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, मॉडलिटीज क्या होती हैं, जनरल मॉडलिटीज दे रखी हैं, गाइडिंग सिम्टम्स, एक तरीके से मटीरियल बना दिया गया है लेकिन उसको क्लिनिकली वेरीफाई कर सकते 226 पेशेंट्स को देके। तो ये एक मेडिसिन, ऐसे करके इन्होंने बहुत और मेडिसिन दे रखी हैं। और ये सिर्फ उसका वॉल्यूम 5 है मेरे पास, और भी वॉल्यूम्स होंगे उसके, ठीक है। तो जो हम पढ़ रहे हैं, हाँ, एक जो आज तुमको कुछ वर्ड्स बताए थे, फार्माकोलॉजिकल, काइनेटिक्स, और एक और वर्ड बताया था, एक सेकेंड, कहाँ पढ़ा था मैंने, रिसर्च इन होम्योपैथी, ओके, वर्ड था, हाँ, फार्माकोलॉजिकल, जिसमें इंक्लूडिंग फार्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स, ये तीनों वर्ड हैं, ये अपने अगली बार बात करेंगे इसके ऊपर। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, ये भी उसने CCRH ने डाला है, ये रहा। अगर इसकी कोई बुक्स वगैरह तुम्हें और कुछ मिले तुमको तो ये एक्शन दे रखा है उसका,
जनरल प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी पहला चैप्टर इन्होंने बताया, और फिर इन्होंने बताया है ताकि जो तुम वर्ड पढ़ रहे हो वो तुम्हें पता चले कि सच में ये कुछ है, ऐसे नहीं मैं कुछ बता रही तुमको। हाँ, इन्होंने क्या 2 पार्ट में ये बुक दी है। पहले पार्ट में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी, जिसमें तुमको एक एक वर्ड बता रही थी, फार्माकोलॉजिकल बेसिस ऑफ थेरेपेटिक्स, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, ऐसे करके। और ये दिया है दूसरे पे इन्होंने दिया है होम्योपैथिक ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी, जैसे नेम ऑफ ड्रग एक्टोनाइट, और ऐसे करके इन्होंने 30 ड्रग्स हैं। और तीसरा सेक्शन फिर दिया है इन्होंने, उसमें लिखा है एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल स्टडीज इन होम्योपैथी कैरिड आउट एट CCRH, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एलियम सिपा, ये 4-5 मेडिसिन है, उनका इफेक्ट देखा जाए। एक सेकंड देखते हैं इसमें क्या पढ़ाया। जनरल उन्होंने पहले किताब सिर्फ फार्माकोलॉजी भर रखी है, फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी, अच्छा अलग से निकाला। इसमें एक्ोनाइट जैसे इन्होंने दी, वेलक्रो नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली आइडेंटिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पार्ट्स यूज, हिस्ट्री, अथॉरिटी, मदर टिंचर। ये तुमको मैं फोटो खींच के इसमें डाल दूंगी ग्रुप में, तुम देखोगे इसमें क्या क्या दिया है, ऐसे करके कहाँ दिया है, ताकि ये तुम्हें इसमें पता चले। ठीक है, ऐसे कोई बुक है, ये कोई सिलेबस की बात नहीं हो रही है, ये उन वर्ड्स की बात हो रही है जो तुम आगे पढ़ोगे तो ये कहाँ कैसे यूज हो रहे हैं, ताकि तुम्हारे लिए सिर्फ ये वर्ड्स ही ना रह जाए, ये वर्ड्स एक्चुअल में कुछ मीनिंग रखते हैं, ये पता चले इसके अंदर। ओके डन, आज के लिए इसकी 2-3 इस 2 की फोटोग्राफ डाल दूंगी मैं, ये 3 बुक्स, ठीक है, ताकि तुम उसका इंडेक्स समझ लो कि भाई हाँ ऐसी कोई बुक है, और ये तुम अगर CCRH वगैरह कहीं जाओ तो दिखे तुमको सेमिनार्स वगैरह में। डन, कोई क्वेश्चन है तो चलो बताओ, नहीं तो गुड नाइट। कुछ समझ आया नहीं आया, ऊपर से चला गया, मुझे बता दो, क्योंकि मेरी स्पीड मैं अपने सिलेबस को खत्म करने के हिसाब से देखो ये देखो ऑफ कर दे एक बार, तेरा इको आ रहा है। हाँ, ये जो मैं तुमको अभी बताया है ये बेसिक लेवल की है, मतलब MD लेवल तो इससे भी उल्टा ऊपर होना चाहिए, और PhD लेवल तो इससे कई गुना ज्यादा ऊपर है। तो ये जो तुम्हें मैं बता रही हूँ, ये तो तुम्हें जस्ट एक वर्ड से फैमिलियर करवा रही हूँ कि भाई ये होता है। तो एक रिसर्च वाले बंदे को इतना तो मिनिमम पता होना चाहिए, मिनिमम। उसके बाद तुम MD लेवल पे कर रहे हो, क्योंकि हमने स्टार्ट ही MD में वर्ड यूज करना शुरू किया, तो हमें पता ही नहीं, तो हम मिनिमम से शुरू कर रहे हैं एक्चुअली में एक तरीके से। तो ये तो जो तुम्हें बताया, मैं तुम्हें कुछ भी चीज PhD लेवल की नहीं बता रही, कुछ भी नहीं बता रही इसके अंदर, तो PhD लेवल इसमें है भी नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ इतना इसमें स्टार्ट किया है कि भाई अभी तो तुम्हें एक जनरल क्वेश्चन, ये जो तुम्हें इतना कुछ मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये तुम्हारे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुमको ये 2 लेक्चर हुए हैं कि भाई क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा ये वाला, और इसके अंदर जो मैंने तुमको इतना मैटर दे दिया है, इसमें से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। और है ये सिर्फ जो तुम्हारा, तब इसलिए तुमको मैंने सिलेबस दिखाया पहले, कि सिलेबस में जो पहले 2 पॉइंट लिखे हैं, इस 2 पॉइंट में इतना कचरा है, इतना सारा में से किसी भी कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। तो और सीधा कई बार सिलेबस में क्या क्वेश्चन बनाने वाला क्या करता है, सिलेबस देखता है, वर्ड लिख दिया, काम खत्म, उसमें लिखो मैटर, क्या लिखना है, मैटर ही नहीं पता इसके अंदर। तो ये जो है बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज है, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। उसमें कितना प्रैक्टिकल यूज पे आएगा वो आगे का है, स्टडी क्या होती है ऐसे करके। लेकिन ये इतना भी फॉर्मेशन नहीं पता तो तुम एक तरीके से भूल भुलैया की तरह खो जाओगे, जब पूरा सिलेबस भी पढ़ लिया एक तरीके से, उसके बाद भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तुम उसको यूज कितना कर रहे हो प्रैक्टिकली वो बात अलग है, तुम कितनी फेयरली अपनी स्टडी करते हो या नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें पता तो हो। करते हैं हम, नहीं कर रहे, ये हमारी चॉइस है, करते हैं ये है क्योंकि ये सिलेबस में है, क्वेश्चन ये बनता है ऐसे करके। करना नहीं करना वो प्रैक्टिकल वाली बात होती है, लेकिन थ्योरी में ये है, थ्योरी में हम पढ़ रहे हैं, बस इतनी सी बात है इसमें। तुमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रही, इसमें जो भी माइनस करने वाली चीज होती है ऑलरेडी तुमको दिखाती ही नहीं है
इसके अंदर कि भाई तुम देखो ही मत। ये बुक बहुत, मैंने खुद मेरे नोट्स हैं, बहुत बड़ी है, इसके अंदर मैंने बनाई है। इसमें सिर्फ मेरे को तुमको वही सेक्शन निकाल के देते जो तुमको एटलीस्ट पता हो मोटे मोटी हेडिंग के अंदर कि भाई नीड क्या है, डिफिकल्टी क्या है, इसके अंदर ये क्या है, ताकि तुम्हें क्वेश्चन आ जाए तो तुम सीधा लिख पाओ इसके अंदर। अब अपने पढ़ेंगे इसके बाद सीधा इसमें रिसर्च स्टडीज टॉपिक इसके अंदर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जितने क्वेश्चन पूछोगे उतना याद रहेगा, उतना समझ आएगा। जितना उलझोगे भी उतने में, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में अगर नहीं समझ लग रहा है कि हाँ मोटा मोटा ये कोई इस तरीके से इसके बारे में बात हो रही थी, ये भी इतना भी समझ में आने लग गया, तो धीरे धीरे, क्योंकि जैसे मेरी कोशिश ये है कि तुमको पहले मैं मैप दिखाऊं और फिर दिखाऊं कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। एक तरीके से ये बहुत लॉस्ट होने वाला सब्जेक्ट कई बार बन जाता है, तो बड़ों के लिए, जो लोग इसके एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए भी बहुत कई बार लॉस्ट करता है उनको भी। तो बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुमको एक वे से लेके जाऊं, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज करता है। अगर तुम सवाल नहीं पूछोगे, सिर्फ सुन सुन के छोड़ दोगे ना, अगर तुम अपने थॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, यार ये क्या किया था, ये क्या किया था, ये पहले क्यों किया, ये बाद क्यों किया, कुछ भी उठपटांग सवाल पूछो। सवाल पूछना ही इस रिसर्च का मतलब है। पूछोगे, मेथड डेवलप करने की कोशिश करोगे, मेथड डेवलप होगा, उसमें कई गलतियां आएंगी, कुछ लगेगा मैंने ऐसे क्यों पढ़ाया, या ये वाला पहले क्यों नहीं पढ़ाया, या ये बुक में ऐसा क्यों लिखा। सवाल ही सवाल पूछो अपने दिमाग में, उसका क्या आंसर आता है उसी से तुमको इसी समझ में आएगी, वरना नहीं समझ में आने वाली। इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में 2 बार 3 बार, मैंने आई थिंक मैंने कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बुक से पढ़ा होगा, मेरे को एक ही बात समझ में आई मुद्दे के ऊपर कि भाई अगर मैंने सवाल पूछा तो मुझे आंसर आएगा, गलत मिले सही मिले ना मिले, लेकिन तभी मेरे को आगे का स्टेप समझ में आएगा। अगर मेरे पास दिमाग में सवाल ही नहीं है तो मैं वहीं खड़ी हूँ, तुम मुझे बता के चले जाओ, तुमने मुझे सिर्फ उतना बताया जितना तुम्हें आता था, मेरे दिमाग में उसमें से 50%, 30%, 20%, जितना मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा उतना मैं ले पाऊंगी। बाद में क्या, डिलीट, कुछ नहीं रहने वाला उस चीज का। और इसमें तुमने बता दिया कि इसके सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से 1 या 2 फाइलें भी गायब होगी तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर ढह हो जाएगा उसके अंदर। तो इसमें पूरा याद नहीं रखना, इसमें कुछ भी है, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि तुमको रट्टा मारने वाला। रिपीट मोड पे सेम ही चीजें आएंगी, कुछ चीजें धीरे धीरे कनेक्ट होने लगेंगी। पहले स्टार्टिंग में नई वर्ड्स लगेंगे, नए वर्ड्स के बाद अच्छा ये क्या वर्ड्स हैं, ये कहाँ यूज हो रहे हैं, ऐसे करते करते धीरे धीरे वो चीजें इतनी बार रिपीट हो जाएंगी, इतनी बार रिपीट हो जाएंगी कि तुम्हें अपने आप वो याद रहने लग जाएंगे। ऐसे करके इसको बेसिक लेवल में बेसिक तरीके से समझने वाला है, मतलब याद, मतलब उसमें कोई रट्टा मारने वाला नहीं है ये सब्जेक्ट, रट्टा मारने वाला बिल्कुल भी नहीं कि भाई इसके 10 पॉइंट्स ऐसे रट के रख लो। हाँ कुछ हेडिंग्स हैं, लेकिन वो तुम 10 बार 20 बार पढ़ते हो और लॉजिकली जब उसको वो कनेक्ट कर रहे होते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, मतलब रट्टा मारने वाला। रट्टा तब मारना पड़ेगा जब तुम उसको एक ही बार देखो। अगर तुमने 3 दिन में पेपर ये सिलेबस पढ़ के और पेपर देना है तो तुम्हें रट्टा ही मारना पड़ेगा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला उसके अंदर। बाद में वहां क्या लिख के आओगे वो भी पता नहीं, उसके अंदर कौन सा पॉइंट ऊपर है कौन सा नीचे है तो सही, 10 तो थे, 10 में से 5 तो लिख दिए, ये 5 कौन से रह गए पता नहीं। अब वो 5 ऐसे नहीं लिखने थे, 10 के 10 एक के बाद एक ऐसे करके लिखने थे। ABCD ऐसी ही लिखी जाती है, B को पहले नहीं लिखा जाता, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ लिख तो दिए A से लेकर Z तक आगे बच्चे गच करके, वो गलत है, वो उसमें नंबर नहीं मिलने वाले। नंबर क्या, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तुमने क्यों किया उस चीज को। उसको एक तो रटना कि भाई इतना रटना पड़ेगा, फालतू की मेहनत। उसके बाद तुम लॉजिकली समझ लो, वो तुमको वैसे याद नहीं करना पड़ेगा, उसको ज्यादा मेहनत, उसको ईजी है उस चीज को करना। तो इसे ये मतलब इम्पॉसिबल सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे करते करते कानों में इतनी बार वो वर्ड पढ़ने लग जाएंगे तो धीरे धीरे वो कुछ चीजें याद रहने लग जाएंगी और ज्यादातर समझने वाला काम है इसके अंदर। तो इसमें डरो मत इसके अंदर, ठीक है। ये जो मैं तुम्हें बुक्स वगैरह बताती हूँ इसका कोई सिलेबस से मतलब नहीं है, ये रिसर्च दुनिया के बारे में है कि जब तुम ये वर्ड जब तुम आगे पढ़ोगे सिलेबस की चीजों में ही, जब मैं तुमको मैं वर्ड पढ़ाऊंगी तो तुम्हें वो बहुत भारी लगेगा, अरे यार ये क्या वर्ड है, ये क्या आ गया, ऐसे करके तुम्हें बता दूंगी मैं कि तुम इतना ही पढ़ो, इसके आगे मत जाना, ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर की बात है। मैं तुम्हारे सिलेबस की बात कर ही नहीं रही हूँ, बता ही नहीं रही हूँ, ऐसे करके बस ये एक वर्ड है। जैसे कि ये बुक दे दी, बुक के अंदर एक इंडेक्स बता दिया, अच्छा कुछ ऐसी बुक भी होती है, इसमें क्या दिया जा रहा है, क्योंकि यही तुमको आइडिया देगा। अगर ऐसा कोई काम ऑलरेडी हो रहा है तो तुम्हें आइडिया मिलेगा, अच्छा ऐसा कोई काम होता भी है, मैं नहीं कर रही वो बात अलग है। कल को जब तुम क्लिनिक में जाओगे, अभी जो क्लिनिक लोग कर भी रहे हैं, तुम्हारे सामने एक रिसर्च पब्लिश होके आती है कि अच्छा नहीं कोई रिसर्च आई एक तरीके से, क्योंकि आने वाले टाइम में हर चीज रिसर्च, होम्योपैथी में रिसर्चेस कम है, अभी आने वाले टाइम में हर चीज रिसर्च पब्लिश होकर दिख देगी ऐसे करके। वो रिसर्च ढंग की भी है कि नहीं, उसको देखना भी है कि नहीं, या सिर्फ अपनी या मतलब
सिर्फ अपनी ट्रेडिशनल बुक्स को ही फॉलो करना है, उस रिसर्चर का कोई मतलब नहीं है। देखो ही मत, आ भी रही है नहीं भी आ रही है क्या भी कर रही है, इसका क्या, ये सिर्फ ये नॉलेज तुम्हें अभी नहीं, बहुत लाइफ टाइम के लिए काम आएगी, ये वाली इतनी सी बात है इसके अंदर।